शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आईपीओ की बाढ़ आई हुई है और हर रोज़ नए नए आईपीओ आ रहे हैं। कई बार बिना जानकारी के लोग आईपीओ में पैसा लगा देते हैं और वह फंस भी जाते हैं, क्योंकि जब आईपीओ आप देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी जो आईपीओ आया था विशाल मेगा मार्ट का, इसके पहले हुंडई का आईपीओ आया था। दोनों ही आईपीओ में सेम कहानी थी और हुंडई में तो लोग फंस गए हैं। अभी विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में क्या होगा ये भी लिस्टिंग के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों जो आईपीओ आए थे ओएफएस था, मतलब ऑफर फॉर सेल। इसके तहत कंपनी और मालिकों ने पैसा जुटाया हुआ है। तो मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि ये ओएफएस क्या होता है और ये नॉर्मल जो आईपीओ से अलग कैसे होता है और इसमें रिस्क क्या होती है और क्यों इसको मार्केट अच्छी नज़र से नहीं देखता है ओएफएस को। तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। मैं केवल एक कंपनी की जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि तमाम जो आगे जो भी आईपीओ आएंगे तो उसको आप अगर इस नज़र से आप देखेंगे या पूरी रीडिंग करेंगे, पूरी चीज़ समझेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और लगाते हैं तो कितना रिस्क उसके अंदर बनता है। तो अभी जो लेटेस्ट जो आया था विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आया, इसका जो जीएमपी भी आ रहा है करीब 15-17 रुपये का आ रहा है। यानी कि जो इसकी जो प्राइस रखी थी उसकी 15-17 रुपये ऊपर ये लिस्ट हो सकता है, 100 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। या हो सकता है कि जो इसकी जो प्राइस रखी है 78 रुपये उसके वहीं पर लिस्ट हो, या उसके नीचे भी हो सकता है, क्योंकि इसके पहले जो हुंडई का आईपीओ आया था वो भी 1960 रुपये का प्राइस रखी थी, उस पर लिस्ट नहीं हुआ वो। तो ओएफएस में क्या होता है, कुछ रिस्क बन जाती है। किस तरह रिस्क होती है इसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, वो बहुत साधारण तरीके से समझाऊंगा मैं इसको। तो क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी जो बनती है, जब स्टार्टिंग होती है, कोई भी एक व्यक्ति उसको बनाता है, 2 व्यक्ति मिलकर बनाते हैं, 4 व्यक्ति मिलकर बनाते हैं, तो क्या होता है कि वो कंपनी होती है पूरी तरह प्राइवेट लिमिटेड होती है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप और आपके फ्रेंड, मेरे जो भी दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर एक 1 करोड़ रुपये कीमत की एक कंपनी बनाई है। उसके अंदर 50 लाख रुपए आपने डाले और 50 लाख रुपए आपके दोस्त ने डाले। अब आप समझिएगा पूरी कहानी। ऐसे आपको ओएफएस और नॉर्मल आईपीओ से आपको एक पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा अच्छा होता है। तो आपके दोस्तों और आपने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये है, 50 करोड़ लाख आपने मिलाए, 50 लाख रुपए आपके दोस्त ने मिलाए। ये कंपनी पूरी तरह प्राइवेट लिमिटेड थी। अब कुछ समय बाद क्या है कि आपको लगता है कि इस कंपनी के अंदर हम दोनों चलाने के बजाय इसके अंदर और भी एंट्री होना चाहिए, और लोगों को पैसा लगना चाहिए, पब्लिक का पैसा लगना चाहिए, किसी का भी। या तो आप दूसरे लोगों को इसके अंदर एंट्री देंगे तो उन लोगों को कुछ हिस्सेदारी देना पड़ेगी, या आप आईपीओ के जरिए पब्लिक को इसके अंदर हिस्सेदार बनाएंगे। यानी टोटल कंपनी की जो वैल्यू रहेगी वो 100% रहेगी। 100% में से हिस्से बटेंगे, हमेशा जब भी बटेंगे 100% जो है उसमें हिस्से बनेंगे। यानी कि आपके पास जो 50% हिस्सेदारी है और आपके फ्रेंड के पास 50% हिस्सेदारी है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप अगर 25% हिस्सेदारी किसी को देंगे, किसी नए पार्टनर को आप जोड़ोगे, तो आप दोनों में से मतलब वो उतनी 12.5% आपकी कम हो जाएगी और 12.5% आपके दोस्त के कम हो गए। और दोनों के कम होने के बाद में जो 25% आप नए जो एंट्री देंगे किसी को पार्टनर को, उसके पास चले जाएगी 25% हिस्सेदारी। इस तरह क्या होता है, जब पब्लिक को भी जब शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रमोटर या मालिक होते हैं वो अपनी हिस्सेदारी को मतलब या कंपनी की हिस्सेदारी को ही वो कम करते हैं, और कम करके मतलब पब्लिक को थमाते हैं या पब्लिक को बेचते हैं आईपीओ के जरिए आप। तो वहाँ पर क्या पब्लिक की भी एंट्री हो जाती है और तब कंपनी बन जाती है पब्लिक लिमिटेड। पहले प्राइवेट थी, निजी फर्म थी दोनों की दोस्तों की, बाद में उसमें पब्लिक की एंट्री हो गई या किसी और की एंट्री हो गई, इसमें क्या होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। पूरी चीज़ समझने की कोशिश करिए। अब क्या हुआ कि जब आईपीओ आते हैं, आईपीओ में आपके नॉर्मल आईपीओ लेकर आते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जो कंपनी की जो हिस्सेदार है उसमें आप लोगों को जोड़ते हैं कंपनी में। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी शेयर की प्राइस रखते हैं, जो भी उसकी वैल्यू होती है कंपनी को, उसके हिसाब से शेयर की प्राइस निकल के आती है। तो कितने परसेंट की, मान लो कि 51% हिस्सेदारी आपकी, 50% हिस्सेदारी आप बेचते हैं, तो कह सकते हैं कि दोनों की जो प्रमोटर है, दोनों आप और आपके जो पार्टनर है, दोनों की 25% हिस्सेदारी पब्लिक के पास चले जाएगी और आप लोगों के पास चले जाएगी। 25% आपके पास चले जाएगी और 25% आपके दोस्तों के पास, जो कंपनी में हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी आप दोनों के पास 25% रह जाएगी और 25% हिस्सेदारी पब्लिक के पास चले जाएगी। अब क्या होगा कि पब्लिक अपने शेयर को चाहे इस हाथ से उस हाथ बेचे, कितने भी बार बेचे। एक जैसे आप और हम शेयर खरीदते हैं मार्केट से, तो आप अब पब्लिक किसी को शेयर बेचे खरीदे, जब भी अपनी हिस्सेदारी से बाहर निकले या एंट्री करे, इससे कंपनी पर या प्रमोटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई असर नहीं होता है। जैसे आपने कोई शेयर खरीदा और अगले दिन आपने बेच दिया, इससे कंपनी की सेहत पर या मालिक की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ता है कि जब मालिक अपनी हिस्सेदारी बेचता है।
यहीं से शुरू होती कहानी, ओएफएस की शुरू होती है। नॉर्मल आईपीओ तो वहाँ तक खत्म हो जाते जाके पब्लिक को शेयर आईपीओ के जरिए आईपीओ ले आए, शेयर अलॉट कर दिए, उसके अंदर जो भी पब्लिक ने पैसा लगाया उसको पैसा मिले, शेयर मिल गए। अब क्या होगा कि इसके अंदर आगे जाके जो यहीं से एक कहानी शुरू होती है ओएफएस। ओएफएस में क्या होता है कि जब प्रमोटर यानी कि आप और आपके फ्रेंड दोनों दोस्त मिलके चाहते हैं कि भाई हम मतलब हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, या आपको दोस्त अकेला आपको दोस्त चाहता है उससे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो या तो क्या करेगा कि अपनी हिस्सेदारी जो अपना कंपनी में जिसका उसका पैसा लगा हुआ 50 लाख रुपये लगा हुआ है, या तो उसमें से कुछ पैसा मांगेगा, तो या किसी को तो वो ऐसा नहीं ले सकता पैसा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी हिस्सेदारी कम करना पड़ेगी। या तो वो अपनी हिस्सेदारी को बैंक में गिरवी रखे, किसी को बेचे या आपको दे, किसी भी तरह, या पब्लिक को दे, किसी तरह वो अपनी हिस्सेदारी कम करेगा, उसके बदले वो उतना पैसा निकाल पाएगा कंपनी में से। मान लो 50 लाख उसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें अगर 25 लाख निकालना चाहता है तो उसको 25 लाख के बराबर अपना जो हिस्सेदारी कम करना पड़ेगी, बेचना पड़ेगी। चाहे वो नया पार्टनर कंपनी में ले आए, चाहे वो पब्लिक इश्यू के जरिए जो आईपीओ के जरिए जुटाए पैसा जिसको ओएफएस कहा जाता है, या बैंक में गिरवी रखे, तो वो क्या करता है कि इस तरह से ओएफएस लेके आता है, और जो भी जो मार्केट में जो शेयर अलॉट करके जो अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, तो जितना भी जो पैसा आएगा, मतलब जो आईपीओ के जरिए जो पैसा आएगा वो सारा पैसा किसके पास जाएगा, जिसने अपनी हिस्सेदारी बेची है, चाहे आपने बेची हो चाहे आपके दोस्त ने। अगर वो अपनी हिस्सेदारी अगर बेचता है, जो उसके पास 25% हिस्सेदारी रह गई थी, 25% में से वो 12% बेचे, 10% बेचे या पूरी बेचे, तो उससे क्या होगा कि उसके पास जितना पैसा आएगा केवल उसकी जेब में जाएगी, कंपनी में नहीं लगेगा पैसा, कंपनी में नहीं जाता। इससे कंपनी को मतलब कंपनी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि एक रिस्क यहाँ पर एक बन जाती है, रिस्क बन जाती है कि जो प्रमोटर है जिसने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दे और बाहर निकल जाए। तो यहाँ थोड़ी एक रिस्क बन जाती है, क्योंकि जब मालिक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे तो वो उसके निश्चित है कि मालिक की हिस्सेदारी कम होती जाएगी, और धीरे धीरे वो कंपनी से कई आपने देखा होगा ना शेयर मार्केट में कई कंपनी ऐसी जिसके अंदर प्रमोटर हिस्सेदारी जीरो है। वहाँ पर क्या होगा कि प्रमोटर अपनी सारी होल्डिंग बेच चुके हैं, अब वो पब्लिक के पास रह गई है। कई कंपनी ऐसी मिलेगी, आपकी जो पोर्टफोलियो है ना उसमें आप खंगालना कि कई कंपनियों में प्रमोटर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी चाहे ओएफएस के जरिए बेचे, चाहे राइट्स इश्यू के जरिए बेचे, या किसी और द्वारा बेचे, प्रमोटर बाहर निकल जाता है। तो ऐसी कंपनी जहाँ पर प्रमोटर होते ही नहीं है, वो कंपनियाँ क्या होती है कि वहाँ पर थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। उसी का ऐसी कंपनियों में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए जहाँ प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कभी भी बड़े खेल हो जाते हैं, कभी भी कोई ऑपरेटर बड़ा गेम कर जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मार्केट में जब भी ओएफएस आता है ना, तो वहाँ पर इसको मार्केट अच्छी नज़र से नहीं देखता है। मार्केट को ये लगता है, या बड़े बड़े इन्वेस्टरों को ये लगता है कि प्रमोटर या अगर कंपनी से बाहर हो रहा है या अपना पैसा निकाला, कंपनी से अपना पैसा निकाला प्रमोटर, तो फिर यहाँ पर क्या कि पब्लिक का रहेगा और फिर उसमें बड़े बड़े गेम होंगे, तो हो सकता है कि उसका क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें इस पर एक काम करती है, जो कि कई बार बैंक वाले भी उसकी रेटिंग घटा देते हैं, जो रेटिंग एजेंसी है वो घटा देती है, बैंक वाले लोन देने से डरते हैं कि प्रमोटर है ही नहीं, जिस कंपनी में मालिक ही नहीं है, मालिक बाहर आ रहा है, तो वहाँ पर उसको किस आधार पर लोन मिले, या धीरे धीरे क्या होगा उस कंपनी के, जो अगर कंपनी घाटा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, या कंपनी में कोई बड़ी घटना घटती उसका जिम्मेदार कौन होगा, जब प्रमोटर ही नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो नए नए तरीके से लोग आते हैं, नए नए लोग उसको चलाने की कोशिश करते हैं, चली तो ठीक, नहीं चली तो उसको वहाँ पर ताले लग जाते हैं कंपनी में। जैसे आपने देखा था ना बिग बाजार वगैरह, जो इनका जो रहा है जो फ्यूचर हुआ ग्रुप का, तो कई कंपनी ऐसी हो जाती है कि जब आप जी एंटरटेनमेंट देखें, जी ग्रुप की कंपनी, वहाँ पर भी प्रमोटर की हिस्सेदारी नाम मात्र रह गई, किसी में 4%, किसी में 10% ऐसी रह गई, प्रमोटर ने अपने सारे होल्डिंग बेच दी है। तो इसी कंपनी में क्या होता है कि रिस्क बन जाती है, और तभी लोग कहते हैं कि इसका जब भी आईपीओ आता है तो जहाँ पर ओएफएस आपको सुनने को मिलता है ऑफर फॉर सेल, तो उस ऑफर फॉर सेल में आप पैसा थोड़ा सोच समझ के लगाना है, ये देखना है कि प्रमोटर कितना अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, तभी आप उसमें पैसा लगाना है। अगर मान लो कि अगर किसी जैसे हुंडई में क्या होता है, हुंडई में भी यही हुआ था कि वहाँ पर जो भी पैसा आया है कंपनी के जो मालिक के पास गया है, कंपनी में नहीं लगा पैसा, वो कंपनी में लगता है पैसा, तो क्या होता है कि कंपनी ग्रो करती, कंपनी आगे बढ़ती, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, तो उसी तरह इन्वेस्टरों को फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब मालिक के पास पैसा चले जाता है, मालिक की जेब में पैसा चले जाता है, तो वहाँ पर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कंपनी पर को पैसा मिलता ही नहीं है उसके अंदर, तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी। पब्लिक से पैसा जुटा ले, लेकिन वो मालिक की जेब में चल गया सीधा ही, कंपनी में लगा ही नहीं पैसा। जैसे आप और आपके फ्रेंड ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और पैसा लेके बाहर निकल गए, कंपनी को पैसा लगा ही नहीं कंपनी में। अब कंपनी में कैसे ग्रो करे, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। एक दिन क्या होगा कि आप भी यही करोगे कि अपनी हिस्सेदारी बेच के बाहर निकल जाओगे, कंपनी पब्लिक के पास चले जाएगी, पब्लिक के उसमें, तो इसी कंपनी रिस्क थोड़ा फैक्टर ज़्यादा होता है। तभी जो मार्केट है ना, इससे जो ओएफएस को अच्छी नज़र से नहीं देखता है,
और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाए, तो कुछ फैक्टर उसमें ज़रूर देखना चाहिए आपको। कंपनी का चाहे बिजनेस कितना भी ज़बरदस्त हो, कितना भी बड़ा मार्केट कैप हो, जैसे ये विशाल मेगा मार्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है। 600 650 इनके मेगा मार्ट, मतलब बड़े बड़े शहरों में शोरूम वगैरह इनके हैं, मॉल है वगैरह। बहुत शुरुआत से करी थी। पहले कंपनी जो बनाई थी विशाल मेगा मार्ट, राजकुमार अग्रवाल की थी पहले ये। उन्होंने 2001 में शुरू की थी, दिल्ली से बहुत छोटी शुरुआत की थी। लेकिन बाद में क्या कि ये जो विशाल मेगा मार्ट है, घाटे में चले गए थे। घाटे में जाने का कारण क्या कि राजकुमार अग्रवाल ने इसको केवल 70 करोड़ में बेच दी थी इसको। और बेचने के बाद उन्होंने क्या करा कि अपनी नई कंपनी बना ली थी जो V2 मार्टेक नाम से चलती है। तो वो आज 1000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन ये विशाल मेगा मार्ट किसी और को बेच दी थी मात्र 70 करोड़ में। और उन्होंने उसको कंपनी को बढ़ाया है। कंपनी का आज अच्छा वैल्यूएशन है, कंपनी का रेवेन्यू ज़बरदस्त है, कंपनी की इनकम अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन हाँ, OFS से थोड़ा ये इसका नेगेटिव बन जाता। अगर ये OFS की बजाय अगर नॉर्मल IPO लेकर आता तो ये शेयर आपको जो 78 रुपये की बजाय ये हो सकता कि 350, 400, 500 रुपये का शेयर होता। बात अलग है, अलग अलग तरीके से पैसे जुटाते हैं। यहाँ पे 8000 करोड़ रुपये कंपनी जो का मालिक जुटा रहे हैं। अब ये कि इस पैसे को वो क्या करेंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। क्या वो पैसा अपने पास रखेंगे या कर्ज वालों को चुकाएंगे, या कोई और नई चीज़ बनाएंगे, या नई कंपनियाँ डालेंगे, या कंपनी, तो वो एक अलग बात की बात है। कंपनी में पैसा नहीं लगेगा, इसलिए कंपनी को जो वर्तमान जो स्थिति है उसी स्थिति पर कंपनी रहेगी। तो आपको बोनस डिविडेंड वगैरह के चांस कम हो जाते हैं, आप ये ज़रूर ध्यान रखना। तो आज को दोस्तों इतना ही। मेरे दोस्तों ने जानकारी मांगी थी OFS की, उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।